हाँ तो बच्चों, अगेन गेट रेडी। देखो, हम लोग थे इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई थी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सेकेंड प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम इट्स टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। इस पूरे स्टेटमेंट को अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होगा वो कांस्टेंट होगा, कंजर्व्ड होगा। इसमें हम आगे ऐड कर सकते हैं, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड from one part of the system to another part। यानी कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व्ड रहेगा। उस सिस्टम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है, जा सकता है, मगर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज वो कांस्टेंट रहेगा। इस बात को हम थेल्स एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। इसके पहले ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है इसे समझना ज़रूरी है। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे, तो इसको भी हम लोग यहीं पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले देखो यार कि सिस्टम हम किसे कहते हैं। कोई भी वो चीज़ जो अंडर स्टडी होती है, जिस चीज़ का हम स्टडी कर रहे होते हैं, चाहे वो एक छोटा से छोटा पार्टिकल, एटम जैसा पार्टिकल क्यों ना हो, मॉलिक्यूल क्यों ना हो, चाहे वो पूरा प्लैनेट ही क्यों ना हो, सोलर सिस्टम क्यों ना हो। देखो सिस्टम शब्द यहाँ पे भी आता है, सोलर सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या है? जब भी हम सिस्टम बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं, देखो हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सिस्टम कहते ही ये फिक्स हो जाता है कि कौन सी चीज़ अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर स्टडी है। ये सिस्टम कहने का आशय है, ये बहुत क्लैरिटी से समझिए। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये सिस्टम है जो अंडर स्टडी है, नेचर का एक छोटा सा कोई हिस्सा जो अंडर स्टडी है, तो इसके आसपास जो भी बच जाता है पूरे यूनिवर्स में, वो सब कुछ सराउंडिंग कहलाता है। क्या कहता है? सराउंडिंग। थर्मोडायनेमिक्स में ये टर्म्स बार बार आते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ हीटिंग, कूलिंग। जब भी हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें फिर आएंगी एक बार। तो यहाँ पे मैंने ये दो, एक वेन डायग्राम कह सकते हैं, इसके मदद से, सर्कल के मदद से मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये जो है, ये सिस्टम है जो अंडर स्टडी है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। पूरा फोकस इसकी स्टडी पे है हमारा। ये एक चार्ज हो सकता है, दो चार्जेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनी पार्टिकल, एनीथिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इसके सिस्टम के बाहर अब जो कुछ भी बच गया पूरे यूनिवर्स में, उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। तो सिस्टम और सराउंडिंग ये दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, और जब हम सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। तो ये तो सिस्टम की बात हुई, सराउंडिंग की बात हुई, और पूरा यूनिवर्स ही है। इसमें कोई एक चीज़ हम लेके उसकी स्टडी करते हैं। तो देखो, अब इस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कब कहेंगे? जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर स्टडी है सिस्टम, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कब कहेंगे? जब कोई सिस्टम ऐसा हो जो अपने सराउंडिंग से ना कुछ लेता हो ना कुछ देता हो। कुछ क्या है इसमें? इसमें मैटर एंड एनर्जी। कुछ क्या है? मैटर एंड एनर्जी। So now we can define a system as isolated system if
the system do not allow the exchange of mass or energy from its surrounding, then the system is called an isolated system. तो अब इसकी डेफिनेशन हम चाहें तो लिख सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम की एक डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इफ़ अ सिस्टम डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी और मैटर और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, then the system is called as an isolated system. Now come back to this conservation of charges for any isolated system. अब इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम लोग एक बार फिर से थेल्स एक्सपेरिमेंट की मदद ले सकते हैं। थेल्स एक्सपेरिमेंट में क्या बात कही गई थी, जरा ध्यान से समझिए। मानिए कि ये वो सिल्क क्लॉथ है और मानिए कि ये वो ग्लास रॉड है जो इस पे रब किया गया, और सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड दोनों मिलके वो सिस्टम बना रहे हैं जिस सिस्टम को हम स्टडी करना चाहते हैं। अब ये सिस्टम अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो इस सिस्टम में जितना जो भी कुछ प्रेजेंट है मैटर या एनर्जी, वह ना तो अपने सराउंडिंग में जाएगा ना सराउंडिंग से कुछ एक्स्ट्रा मैटर या एनर्जी इधर आएगा। देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी फ्रॉम दिस सिस्टम विद टू इट्स सराउंडिंग। सिस्टम दो ऑब्जेक्ट्स का बना हुआ है, सिल्क क्लॉथ एंड द ग्लास रॉड। ये अब अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखें तो ये प्रॉपर्टी कैसे इस थेल्स एक्सपेरिमेंट में जस्टिफाई होती है, इसे समझने का प्रयत्न करिए, ध्यान से सुनिए। जब आप ग्लास रॉड को विगरसली रब करते हैं सिल्क क्लॉथ पे तो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्योंकि जब आप रब करते हैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट को, फिजिकल कांटेक्ट में हो दो ऑब्जेक्ट, आप विगरसली रब करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब उस एनर्जी को पाकर ग्लास रॉड का वह हिस्सा जो सिल्क के कांटेक्ट में है, उस हिस्से से कुछ इलेक्ट्रॉन्स या तो सिल्क क्लॉथ पे चले जाएंगे या तो सिल्क क्लॉथ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड पे आ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट में हीटिंग होगा ड्यू टू विगरस रबिंग। इस हीट एनर्जी से जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो जाता है तो देखिए होता क्या है इससे। मानिए कि ग्लास रॉड, इस मार्कर को अगर हम ग्लास रॉड माने, इसके पास कुछ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उतने ही प्रोटॉन्स भी होंगे, क्योंकि हर एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं और ये पूरा ऑब्जेक्ट भी कुछ नंबर ऑफ एटम से ही बना हुआ है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास उतने ही प्रोटॉन्स हैं बिफोर रबिंग। आफ्टर रबिंग क्या हुआ, मानो कि इसमें से कुछ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए तो अब इसके पास प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा हो गई एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए। तो हम ऐसी स्थिति में कहते हैं कि ग्लास रॉड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं रही, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स इधर गए वो सिल्क क्लॉथ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को अब बढ़ा देंगे एज कंपेयर टू प्रोटॉन, क्योंकि जब तक इस पे से इधर इलेक्ट्रॉन नहीं गए थे तो सिल्क क्लॉथ भी तो कुछ टाइप ऑफ एटम्स का बना हुआ है, जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास थे उतने ही प्रोटॉन भी इसके पास थे और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था बिफोर रबिंग। रबिंग के बाद जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए तो इसकी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी और इसके पास कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और इस ग्लास रॉड के पास कुछ एक्सेस प्रोटॉन्स हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो गया, एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो गया, मगर इस दोनों ऑब्जेक्ट के सिस्टम को देखें तो क्या अमाउंट ऑफ चार्ज कंजर्व नहीं है? क्या कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। अभी भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सिल्क क्लॉथ एंड प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ग्लास रॉड रिमेन सेम। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल रिमेन सेम। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये समझ सकते हैं
कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे विद इन दी सिस्टम चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है, मगर सिस्टम के बाहर नहीं जा रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम है। इसीलिए यहाँ आइसोलेटेड कहा जाना आवश्यक है, क्योंकि एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही ये स्टेटमेंट वैलिड है। स्टेटमेंट क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट कब रहेगा? जब एक पार्ट ऑफ सिस्टम से दूसरे पार्ट ऑफ सिस्टम तक भले ही चार्ज जाए, मगर बाहर चार्ज नहीं जाना चाहिए। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ये स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए।